अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी, आप लोग कह रहे थे शार्ट क्वेश्चन वो हमें करा दें, पेपर की तैयारी करा दें। तो अब इंशाल्लाह वो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। एमसीक्यूज़ भी करेंगे, शार्ट क्वेश्चंस भी करेंगे और इंशाल्लाह पूरी तैयारी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के जो शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे जो कुछ हो सकते हैं वो इस वीडियो में मौजूद है। आपने इसको लाजमी तैयार करना है। पेपर की तैयारी अब हम शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये याद रखिएगा, 9th क्लास की जो तैयारी है हम एंड तक करेंगे। आपके साथ मैं एंड तक चलूंगा, आखिरी पेपर आने तक करूंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए आपने जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो शार्ट क्वेश्चन चले शुरू करते हैं बड़े आसान तरीके से, एक एक स्टेप हर चीज में आपको बताऊंगा। तो देखें, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है ना वो ये है 64 है और उसकी पावर है -4/3। अब जाहिर है कि ये शॉर्ट सवाल है, छोटा सवाल है, 2 नंबर वाला। अब इसमें आपने मेन इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि ओवर में क्या पावर आ रही है, क्योंकि ओवर में अगर 3 आ रहा है तो आप कोशिश करें कि यहां से 3 की पावर बन जाए। अब ये थोड़ा सा याद रखें कि ये जो 4 की पावर 3 बनता है कैसे, 4 को आप 3 दफा ज़रब देंगे तो ये 64 बनता है मल्टीप्लाई करने से। तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4 करें, 64 बन जाता है। और आपको पता है 3 दफा 4 4 आ रहा है, तो इसका मतलब एक पावर यहाँ पे, एक इधर और एक इधर, सारी मिलके 4 की पावर 3 बन जाता है। तो आपने इसको 64 को 4 की पावर 3 लिख देना है, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है और यही जो पावर ऊपर लिखी हुई है इसको लिख लेना है। ठीक है। अब ये है कि पावर्स आपको पता है आप आपस में ज़रब होती हैं, ताकतें आपस में ज़रब होती हैं। आपने 4 लिखना है, ब्रैकेट लगानी है तो लगा दे, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 ज़रब -4/3। ठीक है। और देखें आपको नजर आ रहा है ये बटे में है, ओवर में है, ये ऊपर है, तो ये दोनों कटती हैं, ऊपर नीचे चीजें आपस में कटती हैं, ये कट जाएंगी, पीछे रह जाएगा 4 की पावर -4। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो गए। अब -4 है, ये याद रखें जब भी हम काम कर रहे होते हैं इस तरह का, तो पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, उसको प्लस में होना चाहिए। तो इसको प्लस में करने का तरीका ये होता है कि आप उसको बटे में ले जाएं। ठीक है, 4 की पावर 4 ऐसे कर दें। अब 4 की पावर 4 आप कैलकुलेटर बेस से भी ले सकते हैं। ठीक है, 4 लिख के और उसकी पावर 4 करें, या वैसे 4 दफा 4 4 लिख के, जैसे ये 3 दफा किया था तो 64 आया, तो 64 को एक दफा फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 256 हो जाता है। तो आखिरी स्टेप ये होगा कि आपने इसकी जगह 256 लिख देना है। अब ये देखें स्टेप्स करने हैं आपने इस तरह से, इसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप बनाएंगे। तो देखें ज़ाहिर है शॉर्ट सवाल है तो इतने स्टेप्स जो है इसके होने चाहिए। तो ये पहला आपने रेडी करना है, एक एक स्टेप इसका तैयार करें। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे सामने, वो लिखा हुआ है जी 16, x की पावर हमारे पास 4 है और y की पावर 8 है, और ऐसे करके सारे की पावर बनी हुई है और साथ 4 लिखा हुआ है। ये असल में ये जो स्क्वायर रूट लिखा होता है ना, अकेला आए तो 1/2 होता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट के साथ यहाँ कोई नंबर आए तो इसको फिर हम 1/4 लिख लेंगे। 1/3 1/5, यहाँ जो भी नंबर आए उसको आपने 1/, की शक्ल में लिखना है, और ये ज़ाहिर है ये पावर ही बनती है। तो आप इसको पहला स्टेप यही बना सकते हैं कि इस सारे को 1/4 की शक्ल देंगे। देखें ऐसे लिखें 16 x की पावर 4 y की 8, ऐसे ब्रैकेट लगा लें और बाहर उसके 1/4 पावर लिख लें। अब पिछले सवाल की तरह अंदर भी देखें, x के ऊपर 4 पावर मौजूद है, ये 1/4 है, ये कटेंगी आपस में। इसी तरह 8 के साथ भी ये काम हो जाएगा। यहाँ नहीं है 16 जो है, अब ये सोचें कि 16 किस चीज की पावर बन सकता है, 4। अब जाहिर ये 2 से होता है, 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 2, तो ये कितना बनेगा 16। और अगेन वही बात कि एक एक पावर सबके ऊपर होती है, तो 2 की पावर 4 जो है ये बन जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, इसको 2 की पावर 4 बनाए, x की 4 है, y की 8 है। अब ये एक स्टेप आपका और हो जाएगा 1/4। अब आपने ये करना है 1/4 ये सब को दे देना है, यानी ऐसा लिखना है 2 की पावर 4 1/4, इसी तरह x की पावर 4 1/4 और y की पावर 8 और 1/4। ठीक है जी। अब इनको कटवा दें, ये 4 4 कट गया, ये कट गया, और 4 2s are 8। तो अब यहाँ 2 की पावर 1, ज़ाहिर है पावर 1 को नहीं लिखा जाता, खाली 2 लिखें, फिर साथ x है उसकी भी पावर 1 है ना लिखें, और साथ y है और उसकी पावर 2 लिख दें। अब ये देखें 1 2 3 4 स्टेप्स आपके बनते हैं, ये जरूर बनाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रेडी होगा।
अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 27 है, x की पावर 6 और y की 9 है और z की पावर 3 है। और अगेन सारे की जो स्क्वायर रूट है और उसके साथ ये 3 लिखा हुआ है। सो इसको हमने सॉल्व करवाना है और ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कि आपने इनकी पावर्स को चेक करना है, 6, 9, 3। और ये जो 27 है ये किसी चीज़ की पावर बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो स्क्वायर रूट और 3 बना हुआ है इसको हमने 1/3 कर लेना है। सो देखिए पहला स्टेप आई थिंक यही होना चाहिए हर दफ़ा कि ये जो स्क्वायर रूट बना होता है इसको आप 1/, की फॉर्म में लिख लें। सो 27 x की पावर 6, y 9, z 3 और ब्रैकेट लगा के 1/3। ब्रैकेट इसीलिए लगाते हैं कि चीज़ें अंदर ज़्यादा हैं, एक चीज़ हो तो फिर हम नहीं लगाते। अब अगला स्टेप यही होना चाहिए कि जो 27 है वो 3 की पावर 3 होता है, 3 × 3 × 3, ठीक है, 3 दफ़ा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और एक एक पावर बनती है तो 3⁻³ बन जाएगा। आगे उसी तरह से x की पावर 6, y की 9 और z की 3 और सारों की पावर 1/3। ज़ाहिर है आप कुछ स्टेप तो बना के देने हैं ना। अब ये जो 1/3 है सबको सेपरेटली अलग-अलग करके दे दें। सो 3 की पावर 3, 1/3। ये पावर है, इसने पावर में ही रहना है, ठीक है। और जो पावर है उसके साथ आके उसने मल्टीप्लाई की शक्ल इख्तियार करनी है। सो x की पावर 6 उसके साथ भी 1/3, फिर y की पावर 9, 1/3। थोड़ा खुला खुला इसको किया करें क्योंकि पेज काफ़ी होता है आपके पास, 3 और 1/3। अब यहाँ से कटवा दें, ठीक है। ये 3 3 से कट गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास यहाँ पे 3 रह गया, इधर सिंगल x और उसके पावर 2 पावर है उसके ऊपर, और y की पावर यहाँ 3 बच रही है और यहाँ z की पावर जो है कोई भी नहीं बची। तो ये इसका आंसर इस तरह से बन जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, 81/16 है, ब्रैकेट्स लगी हुई है -3/4। अगेन जाहिर है कि ये पावर इसकी भी है इसकी भी है, ब्रैकेट इसीलिए लगी हुई है कि ये दोनों को पावर मिलनी चाहिए। अब अगेन देखिए सोचना है कि 81 जो है किसी चीज़ की पावर बना सकें क्योंकि जाहिर है बाहर भी पावर है, तो ये 3 की पावर 4 बनता है। अगेन आप इसको 3 3 3 कर सकते हैं, 4 दफ़ा 3 3 करेंगे सो 3 की पावर 4 बनता है, 81 बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से 16 है तो वो 2 की पावर 4 बनेगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 करके देखें और इसके साथ आपने वही पावर 3/4 लिख देनी है। अब चूंकि ये अंदर पावर्स बन चुके हैं आप इसको सेपरेट कर दें, ये वाली पावर इसको दे दें, ये वाली पावर इसको दे दें। तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें और उसके बगैर जो है सारी पावर्स को इस तरह से लिख दें। 2 की पावर 4 है और -3/4। अब आपको ये नज़र आ रहा है ये 4 4 कटेगा, इधर से भी 4 4 कटेगा और ये 3 की पावर -3 और नीचे 2 की पावर -3। अब देखिए ये आंसर नहीं है क्योंकि -3 पावर है, नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव ऑलवेज नहीं होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए उल्टा कर लें, नीचे वाली चीज़ को ऊपर उठा के ले आते हैं, ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव साइन है। तो अगला स्टेप यहाँ पे चले कर लेते हैं कि 2⁻³ ऊपर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा और 3⁻³ नीचे जाएगा तो पॉजिटिव। देखें अब ये नीचे चला गया, वो ऊपर चला गया इस तरह से। और अब इसको आप हल भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 करके देखें तो ये 8 बनता है और नीचे 3 3 करेंगे तो ये 27 बनता है। तो ये इसके देखें 1 2 3 4 5 स्टेप बनते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कोई अंदर टर्म है और उसकी पावर है, ठीक है। अब अगेन अंदर को ज़ाहिर अंदर वाली चीज़ को पावर बनाएंगे, लेकिन इसमें देखें पहले पॉइंट आ रहा है तो पहला काम यही करें कि पॉइंट को ख़त्म कराएं। अब ये रूल आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, आदाद होते हैं, उतने ही आप नीचे ज़ीरोज़ लगाते हैं। और ज़ीरो हाल ही नहीं लगाते, साथ 1 भी लगाते हैं। तो 100, 1000 या 10 उस तरह से लगाया जा सकता है। तो 3 है तो 3 लिख देंगे और साथ ये -1/3 ऐसे ही। अब देखें ये पावर्स बन सकती हैं, मसलन 27 पीछे भी हमने बनाया 3 की पावर 3 था और ये जो 1000 है वो 10 की पावर 3, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ है ना तो वो 3 पावर बन जाएगा 1 ज़ीरो के ऊपर। और इसी तरह से फिर बाहर जो -1/3 है इसको लगा लें।
अब इसको अभी से उल्टा सकते हैं या बाद में उल्टा लें, पहले आई थिंक मल्टीप्लाई करवा लें। 3 की पावर 3 है -1/3, उसके साथ 10 की पावर 3 है, उसके साथ -1/3, 3 कटवा दें। तो अब ये अगेन इसका जो स्टेप बनेगा 3/10 है, बट ऊपर इनके -1 पावर है। तो माइनस पावर को अब एंड पे जाके आप ख़त्म करा लें कि एक और स्टेप इसका बना दें कि 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये 6 वाला क्वेश्चन है। ये भी छोटा सवाल है, शॉर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो फर्स्ट टाइम पेपर होने हैं। तो 64 के ऊपर भी पावर है, 9 के ऊपर भी पावर है। अगेन बेसिक काम वही है कि अंदर जो चीज़ें हैं इनकी पावर बनानी है। अब 64 की कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन आपने ये देखना है जिससे आपने कटवाना है उसको, तो 3 पावर होनी चाहिए। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कराया था वहाँ पे यही बताया था कि ये जो है 4 की 3 पावर बनता है। 4 4s are 16, 16 4s are 64, 3 दफ़ा 4 4। तो इसके साथ आप 2/3 लिख लें डिवाइडेड बाय 9 जो है वो तो सीधा सीधा 3 का स्क्वायर होता है और उसके ऊपर ये 3/2 आप लिख देंगे। ठीक हो गया। अब अगेन वही बात है, अब इसमें यहीं से आप कटवा लें क्योंकि ये एक एक सिंगल रकम है, ऐसे ही चलने दें। तो ये 3 3 कट जाएगा, यहाँ से 2 2 कट जाएगा। सो 4 की पावर -2 रह गई और यहाँ 3 की पावर -3 रह गई। अब जो कि डिवाइड है तो डिवाइड वाले जो शक्ल है उसकी वो बना लें, यानी बटे में उसको लिख लें। और अगेन चूंकि नेगेटिव पावर्स हैं तो इनको उल्टा कर दें ताकि ये पॉजिटिव पावर्स जो हैं ये हो जाएं। सो 3 की पावर 3 ऊपर चला गया, 4 की पावर 2 नीचे चला गया और आखिरी स्टेप फिर क्या होना चाहिए, 3 की पावर 3 हो जाता है 27 और 4 की पावर 2 16। जहां पे भी पावर्स का इशू आए आपने कैलकुलेटर को यूज कर लेना है, उससे आसानी हो जाती है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये रैशनलाइजेशन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और रैशनलाइजेशन मैंने आगे भी पढ़ाते हुए कई दफ़ा ये यूज़ किया होगा कि ओवर में, अब देखें जैसे माइनस का सिचुएशन थी कि माइनस पावर अगर आ जाए तो वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, हमने उसको किसी भी तरह पॉजिटिव करना होता है। यहाँ पे भी यही है कि रैशनलाइजेशन हम क्यों करवाते हैं, ये एक तरीका है। क्यों करवाया जाता है ये तरीका, क्योंकि असल में हमारे पास बटे में स्क्वायर रूट आ जाता है, या अगर कहीं अयोटा वाले सवाल आप करेंगे तो वो बटे में ओवर में अयोटा आ जाता है, वो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होता, उसको हमने ख़त्म करना होता है। इसी को उर्दू में कहते हैं मुखरिज को नातक बनाएं, जो बटे वाली चीज़ है उसको ख़त्म करवाएं, उसमें से स्क्वायर रूट वगैरह ख़त्म करा दें। तो रैशनलाइजेशन इसको हम कहते हैं तरीकाकार, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपने हमेशा ये देखना है कि जो नीचे वाली टर्म है वो क्या है। ठीक है, अब ये देखें 4 + 3 का स्क्वायर रूट है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 4 - 3 का स्क्वायर रूट ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। वही सेम रकम ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आपने कर देना है। बस ये ध्यान रखना है, आगे से सवाल बिल्कुल इजी जो है वो होता चला जाएगा। अब देखें अभी पीछे पढ़ा था हमने कि चीज़ें ऊपर नीचे से कटती हैं, लेकिन अगर ऊपर हैं तो मल्टीप्लाई, नीचे हैं तो मल्टीप्लाई। तो यही काम करेंगे कि ऊपर वाली 13 इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो 13 मल्टीप्लाई क्या करवाना है, बस ब्रैकेट में रख लें उसको, 4 - 3 का स्क्वायर रूट। जहां जरूरत पड़ेगी 13 को अंदर भी ले जाया जा सकता है, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब नीचे देखें ये स्पेशल केस बनता है ऑलवेज, जब भी रैशनलाइज कराएंगे हमेशा ये स्पेशल केस बनेगा, और एक ही फार्मूला a² - b², ये पक्का याद रख लेना है। क्योंकि देखें ये a + b a - b, एक प्लस हो रही है एक माइनस हो रही है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये a + b × a - b का फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर ले लेते हैं नेगेटिव लिख के, और जो दूसरी टर्म है उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप ये होगा कि नीचे वालों को सॉल्व करवाएंगे, ऊपर वालों को नहीं छेड़ना, उनको वैसे का वैसे ही रहने देना है। नीचे देखें 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 रह गया। और एक और स्टेप करना पड़ेगा, चलें इस तरफ मैं कर देता हूँ कि उसमें ये होगा कि 13 ऐसे ही 4 - 3 का स्क्वायर रूट, और नीचे देखें तो 16 में से 3 निकालें तो 13 आ जाता है। और मज़े की बात ये है कि दोनों एक जैसे हैं, इनको आप कटवा दें तो हमारे पास ये आता है 4 - 3 का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये एक और शॉर्ट सवाल है रैशनलाइजेशन का ही, नातक बनाना, मुखरज को नातक बनाना उर्दू में इसको कहते हैं। अब अगेन नीचे देखना है, ऊपर जो मर्जी टर्म हो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। नीचे क्या चीज़ है, अब नीचे सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म के हिसाब से मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमने नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म कराना है, जज़र ख़त्म कराना है। तो उसके लिए वही तरीका है कि जो नीचे टर्म है उसकी तरह की और टर्म लेके आए।
देखें ये नीचे एक और टर्म उसकी तरह की ले आए और फिर वही बात कि जो है वही ऊपर भी लगाया नीचे भी लगाया। अब देखें जो ऊपर वाला 5 का स्क्वायर रूट है इसने जाहिर है इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो पहले चले ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं और नीचे देखें दोनों सेम चीज़ें हैं तो सेम हो तो फिर जाहिर है वो स्क्वायर होता है, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, जैसे 2 ज़रब 2 कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो इसी तरह से स्क्वायर बनेगा। अब अगले स्टेप में इसको तो मल्टीप्लाई करवा लें, 5 का स्क्वायर रूट जब 2 के स्क्वायर रूट के पास जाएगा, दोनों के पास स्क्वायर रूट है तो 5 2s आर इसने 10 हो जाना है और स्क्वायर रूट क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं मल्टीप्लाई हो सकती हैं और 5 का स्क्वायर रूट 1s आर 5 का स्क्वायर रूट ही आएगा और नीचे स्क्वायर रूट कट गया और 5 रह गया। आई थिंक यहाँ तक ही होता है, इतना ही आंसर बनता है इसका। अच्छा ये वाला जो सवाल है ना ये बहुत ही अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। इस सवाल में वो अक्सर बाज़ औक़ात कहता है जी 1/x फाइंड करें, या समटाइम ये कहता है कि x + 1/x फाइंड करें या x - 1/x फाइंड करें, डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसको उसने अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाना हो तो ये इनके स्क्वेयर्स फाइंड करने के लिए भी कह सकता है, ऐसे x² + 1/x ये वाली चीज़ फाइंड करें, वो लॉन्ग के अंदर चला जाता है, लॉन्ग वाले अलग से बनाएंगे। अभी सिर्फ शॉर्ट कराता हूं कि x से आप जो है 1/x कैसे बना सकते हैं। अब देखिए सिंपल सा काम है, जब x है तो उसी को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो 1/x हो जाना चाहिए, तो जब उसको उल्टा किया है तो उसकी जो अपनी अमाउंट है उसको भी हमें उल्टा कर देना चाहिए। लेकिन अब जब उल्टा कर दिया ये तो 1/x आ गया, लेकिन उल्टा जब कर दिया तो ओवर वाली जो टर्म है वो स्क्वायर रूट में आ गई जो कि अनडिजायरेबल थिंग है। अभी पिछला पार्ट जो किया था तो इसकी फिर हमें रैशनलाइजेशन करानी पड़ेगी, उसी के स्टेप्स होते हैं सारे। सो देखें रैशनलाइजेशन का प्रोसेस इसका चलेगा। 8 का स्क्वायर रूट है, अब ये जो टर्म है इसी को आपने दोबारा लिखना है, नीचे भी लिखना है, वही सब कुछ दोबारा से। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होकर तो वही रहती है ना, तो आपने लिखना है 3 - 8 का स्क्वायर रूट। लेकिन नीचे देखिए मैंने बताया था फार्मूला बनता है a² - b²। अब हमेशा जब भी रैशनलाइजेशन करेंगे यही फार्मूला जो है वो हर दफा बनेगा, जो पहली टर्म है उसी का स्क्वायर, जो दूसरी टर्म है उसी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके। अब अगेन नीचे वाली चीज़ों को सॉल्व करवाना है, 3 का स्क्वायर लें 9 हो जाता है और 8 का ज़ाहिर है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 8 रह जाएगा। 9 में से 8 निकालें तो 1 नीचे 1 आएगा, तो 1 को हम लिखते नहीं है तो नीचे को छोड़ ही दें, तो 3 - 8 का स्क्वायर रूट। अब ये देखें 1/x जो है ये रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। अब जो बटा था ओवर था उसको हमने खत्म करा दिया। अब यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हुए वो ये कह देता है कि x + 1/x फाइंड करें, तो इजी काम है। x + 1/x का मतलब यही होगा, पहले आप x लिखें फिर 1/x लिखें, जगह थोड़ी है, तो x की वैल्यू लिखेंगे 3 + 8 का स्क्वायर रूट, आगे प्लस है तो अब आगे 1/x है तो उसकी वैल्यू ये वाली, सो 3 - 8 का स्क्वायर रूट ये लिख देंगे। अब इसमें देखें ऑलवेज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी है, तो ये देखें ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ये कट जाएंगी, 3 और 3 मिलके 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर वो ये कहे जी x - 1/x, अब ये काफ़ी सारे मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो सकता है, एक शॉर्ट यहाँ तक हो सकता है, या एक से बाद ये है ये वाला चीज़ आ सकती है, तो डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें जब आप लिखेंगे पहले x को लिखना है, इसको ऐसे करके लिखें माइनस, अब जब माइनस के बाद 1/x लिखना है तो 1/x की वैल्यू जो आने लगी है ब्रैकेट लगा के लिखें, क्योंकि माइनस है बाहर, इसका बड़ा ध्यान रखना होता है। प्लस के लिए कोई मसला नहीं पड़ता, वो उसको ऐसे ही लिख दें क्योंकि प्लस शरीफ है, माइनस बदमाश है, ठीक है। सो 3 + 8 का स्क्वायर रूट, अब ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा, 3 का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव हो जाना चाहिए, ऐसे। अब क्या होगा, ये 3 कट गए क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो ये 2 टाइम्स, क्योंकि एक जैसी चीज़ें हों तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाती हैं। तो ऐसे करके मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 हमने करना है शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लिए आपको ये फार्मूले आने चाहिए, इनको आपने याद करना है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फार्मूले फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें करना क्या है कि ये बेसिकली टेम्परेचर का कन्वर्जन है, दर्जा हरारत का तब्दील होना, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट बनाना, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड बनाना और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में लेके जाना, क्योंकि 3 तरह का टेम्परेचर या दर्जा हरारत होता है, ये फिजिक्स में पूरा टॉपिक है हमारा।
ठीक है, तो ये हमें वैसे भी आना चाहिए। तो इसमें ये फार्मूला आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा ना, तो हमने ये फार्मूला यूज करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कराएंगे तो फ़ारेनहाइट फाइंड कर लेंगे। अगर फ़ारेनहाइट दिया होगा तो वो यहाँ पुट कराएंगे तो ये फाइंड कर लेंगे, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड है तो उससे केल्विन बनाया जा सकता है, इस तरह से। अब ये एक शॉर्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसमें लेट्स सपोज फ़ारेनहाइट उसने डिग्री दी हुई है 98.6। ये बुनियादी तौर पे हम इंसानों का ना एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, जिस्म का, तो कहते हैं इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके दें। अब चूंकि डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर ये फार्मूला हमने लगाना है। सो सी डिग्री ये सारा लिख के ना एक दफ़ा आप ये फार्मूला लिख के, ज़ाहिर है सवाल जब शुरू करना है तो ऐसे करना है, पहले फार्मूला लिख लें, ठीक है, ये साइड पे है, इसको साइड पे रखें। अब इस फार्मूले में फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपने पुट करानी है। सो 5/9 फ़ारेनहाइट की जगह 98.6 लिख दें, -32 करा दें। अब ज़ाहिर है पहला काम यही होना चाहिए कि इनको माइनस कराएं, जो आंसर आए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें और एंड पे 9 पे आप इसको डिवाइड कर दें। तो 5/9 लिखें, अब इनको माइनस करवाएं तो देखें कितना बनता है, 9 में से 3 6 बनता है, 8 में से 3 8 में से 2 6 बनता है, और ये 66.6 बन जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो ये बन जाता है 333, 333 है, फिर 9 आएगा और 9 पे इसको आप डिवाइड करा दें, एंड पे डिवाइडेड बाय 9 किया तो ये देखें 37, और हमारा जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में वो 37 ही होता है। अब ये देखें डिग्री सेंटीग्रेड आया हुआ 37। अब फॉर एग्जांपल इसी को कहता है कि आप केल्विन बनाएं, तो केल्विन का आपने फार्मूला लिखना है K = डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब ज़ाहिर ये कितना है 37, उसकी जगह 37 लिख दें, क्योंकि इस तरह से भी सवाल बन सकता है। और इन दोनों को ऐड करा लें, 73 में 37 मेरे ख्याल में ये 310 बन जाएगा। तो इस तरह से करके केल्विन भी बनाया जा सकता है। अब एक शॉर्ट सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि हमें डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो और उससे हमने फ़ारेनहाइट बनाना हो, तो ये भी ज़रा सीख लें इसको कि फ़ारेनहाइट = 9/5। ज़ाहिर है फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला लगाएंगे, 9/5 C। अब देखें C, पहले एक दफ़ा लिख लें C + 32, एक दफ़ा फार्मूला लिख लिया, फिर उसमें वैल्यू पुट कराएं, क्योंकि ऐसे स्टेप बनाने ज़रूरी होते हैं। तो C की वैल्यू जो है 50 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब 50 के अलावा होती है, अभी तो हम 5 से कटवा सकते हैं ना इसको, तो 5 से इसको कटवाएंगे तो 5 10s are 50 होता है। सो 9 × 10 हो जाएगा प्लस 32, और इनको देखें पहले मल्टीप्लाई करवा लें, 90 + 32, और ये बन जाता है तकरीबन 122 बन जाता है। तो इस तरह से करके यहाँ पे जो डिग्री सेंटीग्रेड होगा उससे आपने नीचे वाले से डिवाइड करना है। अगर हो सकता है नहीं डिवाइड हो रहा, पॉइंट में आ रहा है, तो आप सीधा सीधा पहले मल्टीप्लाई कर लें, 9 को 50 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आता है उससे 5 से डिवाइड करें, फिर जब सिंगल अमाउंट बन जाएगी उसमें फिर एंड पे 32 को ऐड कराना है। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि डिमास रूल जो होता है वो यही है कि एडिशन जो है वो हमेशा एंड पे होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड पहले होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 12 करने लगे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सवाल पहले आर्ट्स वाले बच्चों को दिया जाता था जनरल मैथ में। अब चूंकि जनरल मैथ और आम मैथ सारा एक ही हो गया हुआ है, सारे बच्चों ने यही मैथ पढ़ना है, तो इसलिए वो वाले सवाल भी इधर मौजूद हो गए हैं। अब ये बड़ा सिंपल है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना और लॉस कैलकुलेट करना, मुनाफा और नुकसान। अब उसमें क्या होता है, आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। अब लाने में और बेचने में वाली प्राइस में फ़र्क होता है। अब 100 रुपये की लाए हैं, 150 की बेच दी है, 100 रुपये की चीज़ लाए हैं, 50 की बेच दी है। वो डिपेंड करता है हम चीज़ बेच कितने की रहे हैं, उस लिहाज से यहाँ हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो जो भी वो फ़ायदा नुकसान होगा उसकी सिर्फ परसेंटेज बनानी है, ये सवाल है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इसको कह लेते हैं। हमारे पास एक बाइसिकल है, साइकिल खरीदी गई है। जब खरीदते हैं ना तो उसको CP कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है जितनी खरीद के ला रहे हैं, उर्दू वाले लिख रहे हैं खरीदी हुई कीमत, ऐसे कह लें, कीमत खरीद कह लें, जिस तरह से आसान लगता है उस तरह से आप करें। उर्दू मीडियम वाले अगर इंग्लिश में CP भी लिख देंगे तो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो CP जो है इसका ये है 6590 रुपये, ठीक है। और इसकी जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचने वाली कीमत है, कीमत फरोख्त जिसको कहते हैं, वो उसने दी हुई है 6850 रुपये। अब जाहिर है देखें, नज़र आ रहा है कि हम जो बेच रहे हैं वो महंगी है, 6800 की है, तो इसका मतलब ये है कि हमें मुनाफा हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। उर्दू में आप मुनाफा लिख लें, प्रॉफिट = वो क्या होगा, जाहिर है स्टेप बनाएंगे कि 6850 में से 6590 को हम माइनस करेंगे, तो ये 260 बन जाएगा। अब ये हो गया प्रॉफिट। यहाँ तक काम बड़ा इजी है। लॉस होगा तो लॉस माइनस करके लॉस भी नजर आ जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन असल काम क्या है कि इसकी परसेंटेज बनानी। अब परसेंटेज बनाने के लिए रूल क्या होता है, आप यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट
और साथ ऐसे परसेंटेज के सिंबल लगा लें। अब जो भी नुकसान या जो भी फ़ायदा हुआ है उस अमाउंट को आपने ऊपर रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस जो होती है हमारी, जितने की हम कोई चीज़ खरीद के लाए हैं उसको आपने हमेशा नीचे रखना है। तो कॉस्ट प्राइस जो 6590 आई है उसको नीचे, और चूंकि आप परसेंटेज बना रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई भी मस्ट होता है। तो ये तीन चीज़ें कि 100 से मल्टीप्लिकेशन लाजमी है क्योंकि परसेंटेज है, ऊपर चीज़ 260 क्यों आ रही है क्योंकि उसी का परसेंटेज बनाना है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि डिवाइड किससे करना है। तो डिवाइड उस चीज़ से करना है जितने की आप चीज़ खरीद के लाए हैं, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमने ये पैसे लगाए थे। ठीक है, तो लगाए हुए पैसों के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है। अब सिंपल काम है, पहले आप मल्टीप्लाई करवा लें, जो नंबर आता है उसे आप डिवाइड करवा लें। अब देखें चूंकि ये 0 0 है तो मल्टीप्लिकेशन तो इजी हो जाएगी ना, यही दोनों जीरो इसके साथ आ जाएंगे और नीचे 6590। अब जस्ट आपने इसको कैलकुलेटर लेना है और इनको आपने डिवाइड कर देना है। 26,000 तकसीम 6590, तो ये बन जाता है 3.94। ठीक है, आप ऐसे भी रहने दें या चूंकि तकरीबन ये 4 के बराबर है तो ऐसे करके तो 4% भी आप उसको आंसर दे सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। अच्छा जी, प्रॉफिट लॉस का एक और सवाल है, उसमें यहाँ कहा हुआ है जी बुक है वो आपने खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस कितने की आई वो उसने लिखी हुई है 850 रुपये की। ज़ाहिर ये बुक में से सवाल है, खुद से नहीं मैं बना रहा क्योंकि बुक वाले सवाल ही पेपर में आने हैं। तो 850 रुपये की हम खरीद के लाए थे, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो उसने दी हुई है जी 720 रुपये। ठीक हो गया। अब चूंकि हमने उसको सस्ता बेचा है तो इसका मतलब हमें लॉस होगा, नुकसान होगा, उर्दू में आप उसको नुकसान लिख लें। तो लॉस कितना होगा, 850 में से 720 को माइनस करना है। अब ये जो हम माइनस कराते हैं ना, ये ऑलवेज सिंपल रूल होता है कि दोनों रकमों में से जो बड़ी है उसमें से छोटी आप माइनस करा लें। ठीक है, ये नहीं करना है कि छोटी में से बड़ी कर रहे हैं माइनस, तो वो तो नेगेटिव में आंसर आएगा ना। ऑलवेज आप देखें दोनों में जो बड़ी होगी उसको पहले रख लें, दूसरी को माइनस करवा दें उसमें से, तो सिंपल काम ये हो जाता है। तो 850 में से 720 निकालेंगे तो ये तकरीबन 130 रुपये बनता है। अब इसकी हमें परसेंटेज बनानी है तो हम लिखेंगे लॉस परसेंटेज या नुकसान परसेंटेज में फीसद में, परसेंटेज को फीसद कहते हैं, नुकसान फीसद में। तो वो क्या होगा, देखें अब ये अमाउंट है ना लॉस परसेंटेज, तो ये लॉस आया तो लॉस को आपने ऊपर रखना है। अब नीचे कौन सी रकम रखेंगे, वही कॉस्ट प्राइस, कितने की चीज़ खरीदी थी वो आपने याद रखना है। 850 नीचे आना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। अब ये फिर ये 13,000 हो जाएगा और इसको 850 से 850 पे आप इसको डिवाइड करा दें। अब एक दफ़ा कर लेते हैं, 13,000 है, इसको डिवाइड किया 850 से तो ये बन जाता है 15.3 राउंड अबाउट 15.29 आता है। तो बस ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आए ना वही लिख दिया करें, वही बेहतर होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये एक अबारती सवाल है, स्टेटमेंट वाला, और उसने पूछा हुआ है कि क्या जीरो जो है ये रैशनल नंबर होता है कि नहीं। अब रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है बहुत आसान, कि एक ऐसा नंबर जिसको ओवर में बटे में आप लिख सकते हैं, रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं, एक टर्म ऊपर आए एक टर्म नीचे आए, उसके लिए हमने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है P/Q। अगर ये शक्ल आप बना सकते हैं तो वो रैशनल है, नहीं बना सकते तो वो इररैशनल होती है। नातक और गैर नातक, उर्दू में इसको नातक और गैर नातक कहते हैं। तो उसने यही पूछा हुआ कि जीरो वो नातक होता है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि जीरो नातक या रैशनल होता है, क्योंकि देखें जीरो है ना, तो जीरो के अगर आप ओवर में 5 लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 0/5 किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर पे आप करके देखें उसने जीरो ही आना है। तो जीरो को बटे वाली शक्ल, कोई भी शक्ल आप बना सकते हैं, 0/10 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आप कहेंगे कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। और उसकी कंडीशन क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसको ओवर में लिख के बता रहे हैं, तो उसके एक एग्जांपल बना दें। तो इस तरह से करके इसका भी आंसर बनता है। आपने कहना है कि यस इट इज अ रैशनल नंबर। और क्यों रैशनल है, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, उसको बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही आप उर्दू के सेंटेंस भी एक बना लें और उसको आप कह दें कि भाई जीरो नातक अदद है, क्यों, क्योंकि हम उसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, और साथ एक एग्जाम्पल इस तरह से करके दे दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई चीजें आई हुई हैं, तो ये काफी अहम होने वाली है। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, तो इसलिए इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं पेपर में। और ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास A और B ये कोई से दो रियल नंबर्स हैं,
आर, कैपिटल आर, रियल नंबर से ये बिलोंग करते हैं, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कोई दो नंबर्स हैं। अब हो क्या सकता है कि हो ये सकता है कि यहाँ ए और बी आपस में बराबर हों, पॉसिबिलिटी है कि दोनों नंबर आपस में बराबर हो, एक 5 है तो दूसरा भी 5 है, एक 5 है तो दूसरा 10 - 5 है, तो रहना तो उसमें 5 ही है बराबर। ये हो सकता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, ए जो है वो 5 है, बी 3 है, तो ए उससे बड़ा हुआ, तो ऐसे ए बड़ा हो सकता है। और दूसरा काम ये हो सकता है कि बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है ना, जो दूसरी रकम है वो पहले वाली से बड़ी हो, दूसरी 10 हो, पहले वाली 5 हो। तो ये जब बस ऐसे लिखते हैं ना, तो यही ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, तो बस इसको लिख देना है और दैट्स इट, ये हमारे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कि वो कहता है कि जी 2 नंबर्स हैं आपके पास 4 और 5, और इनके दरमियान कहता है कि 2 एक्स्ट्रा नंबर फाइंड करें जो रैशनल हों, बटे वाले हों, बटे में लिखे जा सकते हों। रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो इनके दरमियान में कहीं पे हैं, उनके अंदर है, उससे बाहर नहीं है। अब उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है, सिंपल काम ये करें कि दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। पहला जो नंबर मिलेगा ना, फर्स्ट नंबर, ठीक है, ऐसे करके यहाँ लिख लें कि फर्स्ट नंबर, उर्दू में पहला नंबर कह दें, तो वो आप प्लस करें 2 पे डिवाइड करें। आप प्लस करके करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 2 पे डिवाइड, इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि जाहिर है कि ये रैशनल नंबर उसने कहा था ना बटे वाली फॉर्म में, तो ऐसे ही रहने दें, पॉइंट में ना लेके जाएं, तो एक नंबर ये हो जाता है। अब सेकंड नंबर जब आपने फाइंड करना है ना, तो उसके लिए आप ये देखें कि ऐसे करके हो रहा है 4, उसके बाद 9/2 फिर 5, क्योंकि ये इनके दरमियान में है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऐसे ही होता है, दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड, ये मिडल वैल्यू है। अब ये है कि एक और नंबर लेना है जो इनके बीच में ही हो, तो आप इन दोनों के दरमियान कर सकते हैं या इन दोनों के दरमियान कर सकते हैं, क्योंकि वो रहेगा तो 4 और 5 के दरमियान में ही, तो इसलिए इन दोनों को आप ले लें, ठीक है। आप लिखें 4 + 9/2 और डिवाइडेड बाय फिर 2। अब ऊपर एलसीएम बन रहा है, 2 4 = 8 + 9/2 और ओवर ये वाला भी 2 है, क्योंकि ये ऊपर वालों का हम एलसीएम ले रहे हैं। अगर अच्छा कैलकुलेटर है तो आप इनको डायरेक्ट भी ऐड करा सकते हैं, बटे वाला जो कैलकुलेटर होता है कैसियो वगैरह का, तो वो आप करें। अब 9 और 8 मिलके ये कितना हो जाएगा 17, और ये भी ओवर है, ये भी ओवर है, तो इकट्ठे हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये दूसरा नंबर आ जाएगा, वो यहाँ पे कहीं पे होगा ऐसे करके, ठीक है, 17/4 सॉरी। तो इस तरह से करके ये भी सवाल बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सवाल है हमारे सामने, ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह का सवाल है जैसे पहले किए थे, कि देखें x y z के ऊपर पावर्स हैं और सब के ऊपर जो है स्क्वायर रूट और 5 लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली पहला स्टेप हमारा यही होगा कि ये जो स्क्वायर रूट 5 है इसको हम ब्रैकेट लगा के 1/5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो x5 y की 35 और ओवर में z की 20 लिख ली, और सारे के ऊपर ऐसे करके ब्रैकेट लगा के 1/5 लिख देंगे। तो ये पहला स्टेप है। अब जाहिर है कि ये 1/5 सब को अलग-अलग सेपरेट हम दे देते हैं। सो 5 × 1/5, और इसी तरह y की पावर 35 1/5, और नीचे इसी तरह z की पावर 20 थी तो उसके साथ भी 1/5। अब जाहिर है कि ये चीज़ें कटेंगी, 5 7 = 35 एंड 5 4 = 20, और देखें अगले स्टेप में ही हमारा ये आंसर बन जाएगा। x की पावर 1 है, 1 को लिखते नहीं है, सो y की पावर जो है वो 7 आ रही है और z की पावर 4 आ रही है। अब ये आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव पावर नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, तो ये आंसर बन जाएगा 1 2 3 स्टेप का ये आंसर है। अब ये एक और सवाल है, यहाँ पे भी आप देखें तो 27 है, उसकी पावर 2x है, और फिर स्क्वायर रूट 3 है। तो अगेन स्क्वायर रूट 3 को पहले डील करते हैं, 27 और 2x लिख के और एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसके साथ 1/3 लिख देते हैं। अब ये है कि देखें 2 से 3 तो नहीं कट सकता, इसको देखें तो ये 27 है और 27 होगा 3 की पावर 3, पहले भी हम कर रहे थे। सो 3 की पावर 3 लिखें, कैलकुलेटर पे चेक कर लिया करें, और साथ इसको 2x को लिखें, और अब मल्टीप्लाई लगा के ना तो 1/3 ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रैकेट्स हो जाएंगी। अब ये तीनों पावर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन चूंकि ये ओवर में है तो ओवर वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ को कटवा देती है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 2x। सो 3 × 2x, क्योंकि 2x 1 = 2x, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें भी देखें ये 3 की पावर्स बनी हुई हैं, और 3 देखें प्रोमिनेंटली हमें नजर आ रहा है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल के अंदर, और दूसरी देखें n पावर बनी हुई है सब के अंदर, 3 की पावर n। तो इसका काम हो सकता है कि 3 की पावर n को आप कॉमन निकाल लें बाहर, क्योंकि ऊपर नीचे से कट सकती हैं। तो हमारा काम जो है वो यही होगा कि 3 की पावर n ऊपर से अलहदा कर दें और 3 की पावर 2 को अलहदा कर दें।
क्योंकि पता है दो पावर्स जो हैं ये देखें अगर ऐसे लिखी हों, बेस एक जैसी हो, तो पावर्स को हम इकट्ठा करते हैं, जमा करवाते हैं, तो n+2, तो वो वही चीज़ लिखी हुई है। तो हमने उसको जो कंबाइंड शक्ल में था उसके दो पीसेस बना लिए हैं, 3 की पावर n अलहदा कर दिया और 3 की पावर 2 को अलहदा कर दिया। अब यही काम नीचे देखें तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, सो 3 रेज़ टू पावर n इधर से भी और इधर से भी कॉमन ले सकते हैं। सो 3 रेज़ टू पावर n अगर हम कॉमन लें, ब्रैकेट लगाएं, तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 की पावर n तो बाहर चला गया, तो 3 की पावर 1 जो है वो रह जाएगा। 1 पावर नहीं भी लिखते, ठीक है, ना भी लिखें तो ठीक है, इसको छोड़ दें। और आगे ये चूंकि सारा बाहर चला गया है तो वहां पे 1 रह जाता है, 0 नहीं रहता। जब सारी चीज चली जाए वहां पे 1। अब देखें आगे से हल करना बड़ा इजी है। 3 की पावर n, 3 की पावर n कट गई, ठीक है, ये 6 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 are 9, वो आपने लिख लेना है। पॉइंट लगाएं या मल्टीप्लाई का लगाएं वो एक ही बात होती है, और 3 - 1 करें तो 2। अब इस 2 से जो है इस 6 को हम कटवा सकते हैं, 2 3 are 6 और साथ 9 है, और 3 9 are कितना हो जाएगा, 27। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ना कुछ इस तरह के शॉर्ट सवाल हो सकते हैं कि उसमें ना ये जो पीछे हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, उसमें दो प्रॉपर्टीज बहुत अहम है और हैं भी बड़ी आसान। एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव में मैं अक्सर कहता होता हूं कि उसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं, एसोसिएटिव जब कहता है वहां पे तीन चीजें होती हैं। तो ये मैं हल्का से एक आपको आइडिया दे दूं कि ये जो कम्यूटेटिव है, ठीक है, ऐसे करके इसको लिखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं 5 और 4। अब इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ होता है कि कहता है कि आप दोनों को प्लस करें, ऑर्डर ये हो कि 5 पहले है 4 आगे है, तो ये बराबर होता है 4 जमा 5 के, कि जी 4 को पहले कर लें 5 को आगे कर लें। ये दोनों साइडें बराबर होती हैं और यही कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। दोनों को प्लस करें तो 9, इधर से प्लस करें तो 9, तो ये कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो जाती है। तो चाहे सवाल में उसने दो नंबर दिए हों तो फिर आप ऐसे कर दें, नहीं दिए हुए खुद से एग्जाम्पल लेके कोई से दो नंबर लेके उसको बता दें भाई ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसके लिए वर्डिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट कर दें उसको, ठीक है। अब इसको आप ए बी की शक्ल में भी कह सकते हैं, जैसे ये नंबर्स है ना, तो ए और बी कह के तो आप कहेंगे जी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ये साथ बताएं कि ए बी कहाँ से लिए हैं, ये रियल नंबर से लिए हैं। तो ऐसे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं इस शक्ल में, इस शक्ल में। और एसोसिएटिव में आपको मैंने बताया कि तीन चीजें होती हैं, तो उसमें बकायदा उसने सवाल दिया हुआ है, सवाल में उसने ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं, 4/3, 5/2 एंड 7/4, और वो कहता है कि इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करें। ये बकायदा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमें करना है, बहुत ही सिंपल है, तीन चीजें हैं ना। तो अब अगेन ये देखें 4/3 प्लस के साइन के साथ लिखें 5/2 प्लस 7/4 इक्वल टू, अब यही चीज दोबारा लिखें उस तरफ, ठीक है, वही चीज दोबारा कॉपी पेस्ट कर देनी है आपने दूसरी तरफ, 5/2 एंड 7/4। बस ये है कि अब देखें इस तरफ आपने इन दोनों पे ब्रैकेट लगा देनी है, इधर देखें इन दोनों पे लगा देनी है, इधर एंड वालों पे, इधर शुरू वालों पे। बस यही ब्रैकेट का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ब्रैकेट लगने का मतलब ये है कि आपने पहले इसको सॉल्व करवाना है। ये छोटी क्लासों में भी होता था ये सवाल, तो 4/3 ऐसे ही लिखें। अब इसको सॉल्व करवाना है, एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, 2 2s are 4, 2 ऊपर गया, 2 5s are 10, जैसे एलसीएम का तरीका होता है, 4 1s are 4 और 7 1s are 7। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये रूल होता है इसका, ठीक है। और अगेन कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सारे एलसीएम्स हो जाते हैं। यहाँ पे भी 2 3s are 6 एलसीएम, 3 2s are 2 इधर आ गया, 2 4s are 8 और 2 3s are 6 और 3 5s are 15, ठीक है। ये बस थोड़ा सा काम इसमें करना है। अब ये है कि और स्टेप इसको नीचे लेके जाएं, 10 और 7 17 हो जाएगा, नीचे 4 है, ये दोनों मिलके 23 हो जाएंगे, नीचे 6 है और ये 7/4। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लें और आगे से हल कर लें, और इनका एलसीएम करेंगे तो 3 4s are 12 है। देखें सेपरेट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया करें और फिर क्रॉस कर लें मल्टीप्लाई, 4 इधर आ गया 3 उधर आ गया, 4 4s are 16 और 3 उधर जाएगा तो 3 17s are 51। इधर भी देखें, अब ये डिफरेंट नहीं है, ये 6 बड़ा है ना, तो देखें 4 के टेबल में 6 आता है कि नहीं आता, 6 को बढ़ाएं, 6 को डबल करें, अगला पहाड़ है उसका टेबल पढ़ें, 6 2s are 12 होता है। अब 12 पे 4 पे डिवाइड हो जाता है, तो आपका एलसीएम 12 होना चाहिए।
6 2 ज़ार 12, 2 ऊपर गया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 3 7 ज़ार 21। अब दोनों को ऐड करेंगे ना, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 67/12, और इधर भी डेफिनेटली वही बन रहा होगा। तो ये इसका प्रूफ है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े आराम से एलसीएम के तरीके से चलते जाएं तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो जाती है। अच्छा, एंड पे ये है कि कुछ 2-3 डेफिनेशन जो है ना, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डेफिनेशंस भी आती हैं पेपर के अंदर। अब इसमें देखें, एक तो वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है, मैंने आपको समझाया भी कि रैशनल नंबर उर्दू में अगर हम इसको कहें तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, और जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होता। ये बाकायदा 2-3 लाइनें हम याद करते हैं, ठीक है ना। जिस चीज को भी बटे में लिख सके वो रैशनल नंबर है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल कोई दे दें, 5/6, 6/7, कोई भी नंबर दे दें। तो इंग्लिश में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, सच अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे करके उसको हम रैशनल की डेफिनेशन देते हैं। अब उसके बाद होता है इर्रेशनल। अब इर्रेशनल टोटली अपोजिट है उसके, वही अल्फाज, वही जुमला जो आपने याद किया हुआ है रैशनल के लिए, वही आपने इर्रेशनल के लिए दे देना है, ठीक है। एक ऐसा अदद जिसको P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, वही सेंटेंस बीच में नहीं लगा देना है, और Q इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। और वही इंग्लिश में भी नॉट लिख दें, और बाकी सारे सेंटेंस वही है कि इसको P/Q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, तो वो इर्रेशनल है। और इर्रेशनल की जो एग्जाम्पल है उसमें पाई दे दें, ठीक है, कोई और इस तरह से नंबर दे दें, स्क्वायर रूट वाला नंबर दे दें, तो वो इर्रेशनल होते हैं। और लास्ट पे ये पूछ सकता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि रियल नंबर्स वो नंबर हैं जो रैशनल और इर्रेशनल को मिलाने से आते हैं। रैशनल और इर्रेशनल का आप यूनियन ले लें, क्योंकि ये दोनों सेट हैं। रैशनल नंबर्स का एक सेट है, इर्रेशनल का सेट है। इर्रेशनल छोटा होता है, रैशनल काफ़ी बड़े नंबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स। तो दोनों को आप इकट्ठा कर लें, यूनाइट कर लें, और यूनाइट करके एक नया सेट बना दें, तो उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो इस तरह से ये 2-4 डेफिनेशंस जो हैं ये भी साथ याद करनी मस्ट है, लाजमी करें। तो इंशाल्लाह से ये जो सारे आप करेंगे ये सवाल, ये जो वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देखी, इसकी तैयारी करें अच्छी तरह से, एक एक सवाल बार बार करके देखें, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।